सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड क्लास है। ये सभी क्वेश्चंस हमारी आगामी परीक्षाओं जैसे कि सीटेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिकता कि आध्यात्मिकता होती क्या है। कई बार हम जब किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब क्या, तो कुछ लोग जवाब देते हैं कि मैं हर सुबह उठ के पूजा अर्चना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ। दैट मीन्स मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक इंसान हूँ। नहीं, आप सिर्फ एक धार्मिक इंसान है, पर आध्यात्मिकता तो धर्म से भी ऊपर आती है। मुझे लगता है कि रियल स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता उसे कहते हैं कि आपकी वजह से किसी और का भी भला होने की भावना जो जन्म लेती है ना। अगर आपकी वजह से किसी का अच्छा होता है तो सही में आप एक आध्यात्मिक इंसान बन सकते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा एक आध्यात्मिक लेडी थी जिन्होंने अपने बारे में नहीं औरों के बारे में सोचा। एंड ये भावना तो कुदरत ने हर इंसान के अंदर दी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। यानी कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो वो आपको रिवॉर्ड करता है किसी चीज से, बेहद खुशी से, बेहद सुकून से। आप याद कीजिएगा, जब आपने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की होगी तो डेफिनेटली आपके दिल में सुकून मिला होगा। कई बार लोगों को लगता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तब हमारे पास से कुछ जाता है। तो अगर मदद करने की रियल डेफिनेशन समझेंगे तो किसी की मदद करने से कभी भी किसी का कुछ नहीं जाता, वही चीज मल्टीप्लाई होके जीवन में वापस आ जाती। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी बहुत कुछ अच्छा होता है। यही होती है आध्यात्मिकता। तो आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी। तो विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम यानी कि जो सबसे पहला गुण होना चाहिए, अध्यापक के अंदर जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रभावी अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में हमारी जो धारणा वो है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है।
तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, तो शिशुशाला मतलब जो हमारे प्ले स्कूल आंगनवाड़ी जो होते हैं वो शिशुशाला में आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु मतलब जो छोटे होते हैं ना, जो 1, 1.5, 2 साल 3 साल वो बच्चे। तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, खेल के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं जो और बहुत सारी विशेषताओं के अलावा अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, मतलब जो शामिल करती है अनिवार्य रूप से, वो होती है शिक्षकों को निर्देश। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो प्राइमरी स्कूल, सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी स्कूल के बारे में। प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा, जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था यानी कि जो आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, जो स्कूलिंग के प्रथम स्तर की जो प्राथमिक शिक्षा होती है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी शिक्षा। ये 6 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 14 वर्ष की आयु तक चलती है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। तो ये होती है हमारी प्राइमरी शिक्षा। तो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का जो मुख्य कारण है वो है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं सामूहिक ढंग से, मतलब सबकी समस्या का समाधान एक साथ, उनको एक साथ लेके। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामूहिक ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी सही आलोचना यानी कि मतलब जो बुराई वगैरह, जो किसी भी तरीके से निंदा वगैरह जो करता है, तो उसके साथ हमारा जो व्यवहार होता है अपेक्षित, मतलब कि जो हमारा व्यवहार उसके प्रति होगा वो होगा एक मित्र के रूप में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में, क्योंकि वो सही आलोचना करता है। वो हमें सही आलोचना मतलब कि जो हमारी कोई भी गलती होती है, हमारे अंदर जो भी कमी होती है उसको ओपनली बता देता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये कमी है और हमें से ये बुराई है, हम उसको सही कर लेते हैं। तो ये होती है सही आलोचना। तो सही आलोचना वही करता है जो हमारा सच्चा मित्र होता है। तो जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ जो हमारा व्यवहार अपेक्षित होगा वो होगा मित्र के रूप में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो,
एक उत्तम वक्ता हो। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए जो आवश्यक नहीं मानते वो होता है केवल दंड देने वाला हो। एक प्रभावी अध्यापक वो नहीं हो सकता जो कि सिर्फ मतलब बच्चों को दंड दे, हमेशा उसे डांटता डपटता रहे, किसी हर बात के लिए टोकता रोकता रहे, तो एक प्रभावी अध्यापक वो नहीं हो सकता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल दंड देने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपको उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक सफल शिक्षक की क्षमताओं का आकलन केवल उसके बौद्धिक स्तर से नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी शिक्षण पद्धति यानी कि पढ़ाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। शिक्षक को अपने छात्रों को समझने तथा उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार उनसे वार्तालाप यानी कि बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक या सफल शिक्षक के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान हो और साथ ही उसे अपने विषय में रुचि, इंटरेस्ट हो, तभी तो अपने स्टूडेंट में भी उस विषय के प्रति रुचि या इंटरेस्ट जगा पाएगा। एक अच्छे टीचर को अपने शिक्षण में नई और उत्तम पाठ योजनाओं को अपनाना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को विषय की पूरी जानकारी देने के लिए उसे प्रोजेक्टर, टीवी तथा शिक्षा क्षेत्र में उपयोग आने वाली सभी सहायक उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए। कक्षा का वातावरण यानी कि माहौल पॉजिटिव होना चाहिए और प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ताकि छात्र प्रश्न पूछ सके अपने टीचर से और साथ ही अपनी राय भी रख सके पूरी आज़ादी के साथ। तो छात्रों के विचारों को ध्यान से सुनना, समझना और उपयुक्त जो मतलब कि विचार वो प्रयोग में लाए जा सकते हैं उनकी सराहना करना, अच्छे जो उनके विचार होते हैं, और गलत धारणा विचारों की एग्जाम्पल देके उनको सही करना। और एक अच्छा अध्यापक के ये सभी गुण होते हैं कि अगर टीचर से गलती हो जाती है तो कई बार बच्चे ना कानाफूसी करने लगते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक होने के नाते बच्चों को डांटने की बजाय पता लगाना चाहिए कि बात क्या है और अपनी गलती पता लगने पर उस गलती को सुधारते हुए बच्चों को मुस्कुराते हुए धन्यवाद भी करना चाहिए। एक अच्छा टीचर होने के नाते हमें ऐसी विषय वस्तु और समस्या विधि अपनानी चाहिए जो छात्रों की योग्यता स्तर के अनुकूल हो, तभी एक शिक्षण प्रभावी हो सकता है। तो यही होता है प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक शिक्षा कि नैतिक शिक्षा होती क्या है। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें नीति की तरफ ले जाती है। आजकल शिक्षण प्रणाली में नैतिक शिक्षा गायब हो रही है क्योंकि आजकल इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, बाकी आसपास समाज में कुछ भी होता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि यहाँ तक होता है कि अगर दो लोग जो लड़ रहे होते हैं ना आपस में, तो उनको लोग समझाने की बजाय उन्हें और भड़का देते हैं और बाद में उन्हीं का मजाक बनाते हैं। नैतिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। इसका आरंभ बालक के जीवन में प्रारंभ से ही होना चाहिए। नैतिकता में सब पर दया करना, चोरी न करना, सच बोलना, सभी को अपने समान समझते हुए उनकी मदद करना,
प्रेम करना और किसी की भी बुराई ना करना, ये सभी बातें नैतिक शिक्षा में आती हैं। तो ये होती है हमारी नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो जो छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर जिस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं होता, कि मतलब उस पर जिस टाइप का बोझ नहीं लादना चाहिए, बर्डन नहीं डालना चाहिए, वो होता है गृह कार्य का बोझ यानी कि होमवर्क। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृह कार्य का बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो जब हमारे छात्र उन्नति करते हैं तो हम महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मसंतोष की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो एक अध्यापक के रूप में हम प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। तो आपके अध्यापन करते समय मतलब कि आप जब आप पढ़ाते हैं तो उस टाइम यदि कोई छात्र, कोई स्टूडेंट आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी तरफ संकेत यानी कि इशारा करते हैं भाई ये गलत है, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हमसे गलती होगी, हम उसे मान लेते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उच्चाधिकारी से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो जब हमें मालूम हुआ कि हमारे जो प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कि हमारी ये प्रौढ़ शिक्षा होती क्या है। प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य उन लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना है जिनकी आयु सीमा 21 वर्ष से ऊपर की है और औपचारिक शिक्षा की आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास यानी कि व्यावसायिक शिक्षा और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता महसूस करते हैं। यानी कि तो नॉर्मली जाना जाता है कि जो प्रौढ़ होते हैं वो क्या होते हैं, जब टीन एज निकल जाती है उसको हम किशोर अवस्था कहते हैं, और उसके ऊपर जो भी होगा वो लोग अपनी औपचारिक शिक्षा यानी कि स्कूलिंग जो होती है वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर से कहीं ना कहीं शिक्षा का एक मानदंड बताना होता है
कि किस तरीके से उनकी शिक्षा जो बहुत ज़रूर थी और जो छूट गई थी उसको फिर से शुरू किया जाए ताकि उनको फिर से पढ़ाया जाए। तो ये होती है हमारी प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा जिन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए वो होती है गैर सरकारी समितियों के हाथ में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। तो यदि कोई अभिभावक यानी कि माता पिता, अभिभावक यानी कि माता पिता आपसे, हम एक टीचर है तो हमसे मिलने कभी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? अभिभावक को लिखेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिभावक को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम, संघर्ष यानी कि उनके बीच मतभेद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी टाइप का कोई वो, तो शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम, बुरा परिणाम होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे कोई टीचर आपस में ही मतभेद रखते हैं, किसी टाइप का कोई वैर भाव रखते हैं, तो बच्चे उनकी देखा देखी फिर वैसा ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की जो सराहनीय भूमिका है वो होती है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है? रूसो, प्लेटो, एडलर, बटलर। तो जिस विद्वान ने यह कहा कि शिशु का मस्तिष्क मतलब बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरिसलेट यानी कोरे कागज के समान होता है, वो कहा था प्लेटो ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो, कमीनियम। तो जिस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, मतलब 5 टाइप बताए थे, तो जो वो थे हर्बर्ट। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।